सो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई देखो एक ए वेक्टर है, ओके, और दूसरा कोई बी वेक्टर है। एक ए वेक्टर और दूसरा कोई बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो आप मुझे बताएंगे सर इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, सो दोनों वेक्टर का इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आपने तो रिजल्टेंट वेक्टर बता दिया, अगर मैं दोनों दो से तीन वेक्टर बताऊं कि भाई इसका ए वेक्टर हुआ और एक बी वेक्टर हुआ इस डायरेक्शन में और एक सी वेक्टर हुआ इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो तभी आप बताएंगे कि भाई इसका रिजल्टेंट वेक्टर सर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ए नहीं, मेरा सवाल ए है कि भाई आपने तो रिजल्टेंट वेक्टर बता दिया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो आपके पास कोई आंसर नहीं कि भाई मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमें ऐसा कोई फॉर्मूला चाहिए जो तो डायरेक्शन बताएगा ही, ओके, डायरेक्शन बताएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी बताएगा। ठीक है, कोई भी वेक्टर होता है तो उसका डायरेक्शन भी बताएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी बताएगा। तो इसलिए हमें एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो है वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला और मुझे एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो है वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ। तो है क्या? तो अभी हमें जानना पड़ेगा कि है क्या, व्हाट इज वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ। तो पहले हमें देखिए एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए, अच्छा पहले मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ कि स्टेटमेंट क्या है। इफ टू वेक्टर, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स, ओके, आर रिप्रेजेंटेड बाय, आर represented by any two adjacent sides of a parallelogram, okay, then their resultant vector then their resultant vector is represented by the diagonal of the parallelogram, of the पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या है? तो देखिए एक स्टेटमेंट है, पहले तो स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय any two adjacent side of a parallelogram, then their resultant vector is represented by the, okay, diagonal of the parallelogram। तो देखिए इसका मैं स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ कि है क्या। तो पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम हियर। ठीक है, ए वेक्टर हुआ बी वेक्टर, ओके, एक वेक्टर हुआ ए वेक्टर और उसके साथ दूसरा कोई एक वेक्टर है वो है बी वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, तो अगर इसका वेक्टर ए जो रिप्रेजेंट हुआ, ए वाला वेक्टर अगर बी वेक्टर होता है, अगर ए वाला वेक्टर ए वेक्टर होता है, अगर इसके साथ हम एक पैरेलल पैरेलल लाइन ले लेते हैं ना, तो ए भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ए क्या हो जाएगा, ए वाला जो हो जाएगा, ए हो जाएगा बी वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, तो एक हुआ ए वेक्टर इस डायरेक्शन में और एक हुआ बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट का हिसाब से जो अगर एक वेक्टर हुआ उसके साथ उसका एडजेसेंट दूसरा कोई वेक्टर है, ठीक है,
तो क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट होगा वो होगा डायगोनल ऑफ दिस टू फैक्टर, मतलब इन दोनों का बीच का डायगोनल होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डायगोनल कौन सा है, ए वाला, तो ए हुआ इसका रिजल्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट फैक्टर क्या हुआ, सोचिए अगर मैंने वेक्टर ट्राइंगुलर लॉ अप्लाई किया हमने, तो ए वाला वेक्टर है ए वेक्टर, ए वाला वेक्टर है बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, देखो भाई रिजल्टेंट तो हो जाएगा, ए होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ओके, तो अभी हमें पता है कि भाई इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ना हमें एक डिराइवेशन करना है। ठीक है, एक डिराइव करना है कि इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो लेट अस कंसिडर, एक सोच लेते हैं हम कि इन दोनों का जो एंगल है ना, ये जो दो वेक्टर है ए और बी, इन दोनों का जो बीच का जो एंगल है वो है थीटा। कितना एंगल है, थीटा। ओके, ठीक है, तो अभी हमें इसको प्रूफ करना है, एक इक्वेशन बनाना है, जिस इक्वेशन से हमें रिप्रेजेंट करना है कि भाई देखो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, एक मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, अगर ए है, एक वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो ए, तो ए वाला जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो इसलिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। है ए, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सपोज इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ठीक है, और इसका हम नाम दे दिया डी। ठीक है, ओके, और इसका हमने नाम दे दिया ई। तो हमें क्या पता है, देखो अभी तो ए सी और ए डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो ए डी सी ट्राइंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, डेफिनेटली ए डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अभी देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो ए सी है, ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है, ए सी हाइपोटेनियस, राइट। और जो ए डी है वो क्या है, बेस है, और जो सी डी है वो है परपेंडिकुलर है। तो इस हिसाब से, ठीक है, जो पैरेललोग्राम का अगर हम इसको अप्लाई करें सर, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताओ। ए सी जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा ए डी स्क्वायर। ठीक है, ओके, और इसको लेकर परपेंडिकुलर इसका, दैट मीन सी डी स्क्वायर, इसको स्क्वायर लिखो, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए डी इसका होल स्क्वायर। तो अभी हमें तो पता है ना कि भाई सी डी, तो सी डी स्क्वायर इसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा सी डी स्क्वायर इसको लिख लो, उसके साथ अभी ए डी का बताओ, ए डी क्या है, ए डी है ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। ठीक है, तो लिख लिया स्क्वायर। ओके, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो इसको लिखने से क्या मिलेगा, इधर सी डी स्क्वायर प्लस ए बी इसका स्क्वायर प्लस बी डी इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी डी। ठीक है, मिला। ओके, एक इक्वेशन मिला, ये वाला इक्वेशन मिला। ठीक है, तो ये जो ए सी है ना, ये तो क्या है, ये आर है, तो इसका मतलब ये आर स्क्वायर हुआ, और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें पता लगाना पड़ेगा कि भाई इस सी डी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू कितना है और बी डी का वैल्यू कितना है। ठीक है, अच्छा ये जो सी डी स्क्वायर, ठीक है, सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इस इक्वेशन, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ना, देखो इसका भी एंगल, तो अगर इसका एंगल थीटा होता है, इसका भी एंगल कितना होगा, इसका भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो, अगर मैं इधर लिखता हूँ ना कि भाई बी सी स्क्वायर, दूसरा कोई पेन यूज करता हूँ, अगर मैं इधर लिखूँ ना कि भाई बी सी स्क्वायर जो है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, ए होगा सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सही ना, कौन सा ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल, ओके, बी डी सी, इस ट्राइंगल से, बी डी सी ट्राइंगल से ना। ठीक है, तो बी डी सी जो ट्राइंगल है, बी डी सी बी, ये जो ट्राइंगल है ना, ठीक है, इस ट्राइंगल से हमें क्या पता चलता है, भाई बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए हुआ, तो इंस्टेड ऑफ सी डी स्क्वायर कहाँ है, ए हुआ, प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या हम लिख सकते हैं कि भाई सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस
ए बी स्क्वायर हुआ, ये तो पहले ही था, 2ab इंटू बी डी मिला। अभी सोचो, अभी अगर मैं बताऊँ आपको कि भाई जो बी सी स्क्वायर है ना, बी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, जो बी सी है उसका वैल्यू देखो, ये तो बी हुआ ना, ये कितना है, बी वेक्टर है, तो इसको लिखो बी प्लस जो ए बी का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू कितना है भाई, ए बी का वैल्यू तो ए हुआ प्लस 2ab, सो 2ab, ए बी लिखो, तो इस इक्वेशन को देखो 2ab, तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्म है ना, ए बी है, ए है। और बी डी का वैल्यू कितना है, अभी देखो बी डी क्या है, बी डी बेस है इस ट्राइंगल का, ये जो दूसरा ए बी डी सी बी, बी डी सी बी, ये जो ट्राइंगल है बी डी सी बी, इसको सोचो, बी डी सी बी ये जो ट्राइंगल है, इसका बी डी क्या है, बेस है, तो उसको हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा कि बेस अगर होता है तो cos थीटा क्या होगा भाई, cos थीटा, ठीक है, इस ट्राइंगल से cos थीटा क्या आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस क्या हुआ BD, इसका हाइपोटेन्यूज क्या हुआ BC, ठीक है, इसका मतलब हुआ BD बाई BC क्या है, BC है बी वेक्टर था, इसको मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो BD बाई बी, तो इसका मतलब BD का वैल्यू कितना होगा, BD जो आएगा वो होगा B cos अल्फा, ठीक है, अल्फा और थीटा, सॉरी थीटा, ओके, तो लिखो सो 2 और बी डी का वैल्यू है बी कॉस थीटा, तो इसका मतलब जो पूरा इक्वेशन आया वो आर स्क्वायर इधर हुआ इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस वेक्टर का कोई भी वेक्टर अगर होता है उसका स्क्वायर क्या होता है, स्केलर हो जाता है, तो 2ab इसका मिला कॉस थीटा, ओके, तो आर का मतलब क्या, आर इसमें से क्या मिला हमें, जो रिजल्टेंट फैक्टर मिला वो हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि भाई देखो ज़रूरत क्या हो, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो जो वेक्टर होता है ना, जो वेक्टर होता है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई देखो ए का ए एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी, तो इसका एडिशन क्या होगा, तो आप बताएंगे सर एडिशन होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका एडिशन हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या आप बता पाएंगे, नहीं आप बता नहीं पाएंगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेकिन जब भी हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, इसलिए हमें एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला है वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ। तो वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ है क्या, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एनी टू एडजेसेंट साइड्स, टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय एनी टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, then their resultant vector is represented by the diagonal of the parallelogram। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर एक वेक्टर a है, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर b है, ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों क्या फॉर्म करेगा, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, ठीक है, इसका अगर a वेक्टर हुआ तो a भी तो a वेक्टर हो जाएगा ना, ये अगर b वेक्टर हुआ तो a भी b वेक्टर हो जाएगा ना, तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, ठीक है, तो इसका जो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, कौन कहां पर रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए होगा ए और बी का दोनों का बीच में, ठीक है, कहां पर होगा ए और बी का बीच में, ठीक है, इसका जो डायगोनल है ए और बी का जो डायगोनल है इसमें इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, मैंने पहले ही बोल दिया कि इसका जो भाई इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना वो क्या होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी ए तो हो गया, अभी मुझे ए बताओ कि भाई इसका तो रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के लिए क्या मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, बिकॉज ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ना, ए सी बी, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं है, तो राइट एंगल ट्राइंगल लेने के लिए मैंने एक लाइन एक्सटेंड किया, क्या मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, बी को डी तक एक्सटेंड किया और इसका ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो परपेंडिकुलर है क्या, सी डी। उसके बाद हमने इसका देखिए ए तो हाइपोटेन्यूज हो गया एसी, और ए जो सी डी है तो परपेंडिकुलर हो गया, और एडी तो क्या हो गया, बेस हो गया, तो इसको फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई ए सी स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसको पूरा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें आर मिला, आर क्या मिला, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या मिला, वो है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल।